साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। अभी तक हम लोग ऑलरेडी 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल एग्जाम की दृष्टि से जी। तो बिना देर की हुए चलते हैं आजकल अपने टॉपिक की ओर और आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को मैचिंग करना है। देखिए, ये ग्रामीण समाज का नहीं है, लेकिन आता ज़रूर है यूपी के लेखपाल के एग्जाम में, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये जीएस का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है जी। तो इसको देखते हैं। देखिए, इसको मैचिंग करना है हम लोगों को। क्या करना है? मैचिंग करना है, मिलान करना है जी। तो गोविंद साहब ये मेला दिए हुए कुछ और उससे संबंधित ये सूची दी हुई है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। तो देखिए, गोविंद साहब जो नामक गुरुद्वारा है, ये आजमगढ़ में है। गोविंद साहब जो है ये कहाँ पर? आजमगढ़ में है। गोविंद साहब जी चले गए आजमगढ़, ठीक। कैलाश मेले का आयोजन आगरा। कैलाश मेला कहाँ पर? कैलाश मेला लगता है हमारा आगरे में, ठीक है। और सैयद सलार जो है, सैयद सलार का मेला कहाँ पर? बहराइच में, बहुत ही फेमस जगह है सैयद सलार। और शाकंभरी देवी तो हमारी बची तो सहारनपुर हो गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि इसी में ये सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं जी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? जो 2020-21 का हमारा खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था, वो क्या था? तो ये हमारा 301 मिलियन टन था। कितना? 301 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था जी। चलिए, अब इसको भी हम लोगों को मैचिंग करनी है जी। तो इसमें भी मिलान करना है। ये फॉर्चून की 500 की सूची दी हुई, 500 की टॉप 500 की, तो इस सूची को मिलान करना है, कौन से देश किस नंबर पे हैं जी। ये कंपनी दी हुई है और ये देश दी हुई, देश का नाम वॉलमार्ट कंपनी है। तो ये कहाँ की? ये अमेरिका की है। ये कहाँ की? वॉलमार्ट कंपनी अमेरिका। स्टेट जो ग्रेड है, ये हमारी चाइना की। कहाँ की? चाइना की कंपनी है। राजेश एक्सपोर्ट्स जो हमारा, ये इंडिया के हैं राजेश एक्सपोर्ट्स। वॉक्सवैगन ये जर्मनी के हैं। वॉक्सवैगन जी कहाँ पे? जर्मनी के हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल राइट हुआ जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम है। देखिए, ये जो छात्र उद्यमिता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 17 अगस्त 2021 को की गई थी नीति आयोग के द्वारा। 17 अगस्त 2021 को नीति आयोग के द्वारा की जाती है जी। और इसको क्या है, मान लीजिए इसका ये एक प्रकार का कार्यक्रम होता है, जिसके जरिए मान लीजिए लोगों में क्या होता है, एक प्रकार की एविनेशन की भावना को इसमें जागृत किया जाता है। एविनेशन फाउंड सिस्टम होता है, जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन के माध्यम से इसमें जागृत उत्पन्न की जाती है जी। ये क्या होता है? ATL होता है। ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स होती है ना, उसके जरिए युवाओं को जागृत किया जाता है जी। तो हमारा इसका थीम क्या था? इसका थीम था मेड इन उड़ी 3D है, ये उड़ी नहीं है। मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। मतलब 3D में जो फ्यूचर है, इनको एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में करना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। उड़ी नहीं है, 3D होगा यहाँ पे जी। अरे यार, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा हो गया था। 75वां क्वेश्चन है हमारा, एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021। ये मान लीजिए संबंधित है किससे, क्या कितनी क्या रही है, ये हमको मैचिंग करना है। तो भारत की GDP हमारी कितनी थी? 7.5 का अनुमान लगाया था, ठीक है। दक्षिण एशिया की 7.00 ये रही। चाइना की हमारे 5.5 और पूर्व एशिया की 5.1, ठीक है। तो आप लोग इसको मैचिंग कर लेना जी। चलते अगले आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ग्रामीण विकास से होगा जी। आगे अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। भारत में रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, जो हमारी रजत क्रांति है, अंडा उत्पादन संबंधित। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है, या चिकन उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति होती है झींगा उत्पादन से होती है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। लाल क्रांति होती है जो लाल मांस होता है और टमाटर भी लाल होता है, इनके उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति होती है शहद के उत्पादन या बागवानी को स्वर्ण क्रांति कहते हैं, ठीक है।
तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लेना जी। NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाद्य भोजन है वो बनाया जाता है जी, आपको ये बताना है। तो क्या है, ये हमारा 1% होगा। ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में आया हुआ था 2015 के, तो कितने 1% लोग मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं जी। परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? देखिए, परिक्षेत्रीय मृदा जिस मृदा क्षेत्र पर वहाँ के वातावरण के अनुसार, जहाँ की मृदा होती है उस क्षेत्र के वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, उसे क्षेत्रीय मृदा या परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की मृदा पर, क्योंकि जो वहाँ की मृदा होती है वहाँ की जलवायु का बहुत वहाँ पर असर पड़ता है, इसलिए उसको परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। जैसे ट्रांसपोरेंट, ड्रिफ्ट और एलुवियल जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, ये सभी क्षेत्रीय मृदाएँ होती हैं। ये सभी क्या है? क्षेत्रीय मृदाएँ हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया जी। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? मान लीजिए कितने परसेंट लोगों को 2020 के अनुसार, कितने परसेंट लोगों को, तो ये हमारे 90% लोगों को 2020 के अनुसार बिजली उपलब्ध है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है जी। देखिए, जो पकते ही है, जो हमारा हरा टमाटर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है और इस कारण इसका रंग बदल जाता है। देखिए, लवक, ये लवक के कारण होता है, ये एक प्रकार का लवक होता है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक अवर्णीय लवक होता है, हरित लवक होता है और वर्णीय लवक होता है। हरे टमाटर में हरित लवक पाया जाता है। जब हरा टमाटर होता है तो उसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि पके हुए टमाटर में वर्णीय लवक पाया जाता है। कौन सा? वर्णीय लवक पाया जाता है। और जो रंगहीन होता है उसमें अवर्णीय लवक पाया जाता है। अर्थात पकते ही टमाटर के लाल होने का प्रमुख कारण क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदलना ही है जी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो देखिए, जो हमारा 2011-12 का बेस लेके बनाया गया था योजना आयोग को, जो तेंदुलकर समिति थी, फॉर्मूले के अनुसार शहरों में 33 रुपये, शहरों में कितने? 33.30 रुपये, तथा ग्रामीण भारत में 27.20 रुपये। प्रतिदिन से अधिक खर्च करने वाले जो हैं वो गरीब नहीं, मतलब इतने रुपये से जो नीचे हैं खर्च करते हैं वो गरीब हैं, इससे जो ज़्यादा खर्च करते हैं वो गरीब नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रामीण ना 32 रुपये प्रतिदिन आय पर, हाँ, तो 32 मतलब, और उसमें दिया गया था जो 2014 में हमारी रंग राजन कमेटी वो आती है, तो उसने बताया था कि शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से कम खर्च, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से कम खर्च, और गरीब क्षेत्र में, मान लो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से कम खर्च वाले जो क्या है व्यक्ति गरीबी श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें क्या 32 रुपये दिया गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। इसके अनुसार 32 रुपये और 47 रुपये था, और उसके अनुसार 33 रुपये और 27 रुपये था। ये तेंदुलकर समिति है और ये रंगराजन कमेटी थी। ठीक है, दोनों की अलग अलग रिपोर्ट थी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? मतलब जो हमारे विद्यालय में मिड डे मील योजना चल रही है ना, तो इसकी जो जांच पड़ताल है कितने दिनों में करनी चाहिए ये बताना है हम लोगों को जी। बिल्कुल, तो देखिए, इसकी शुरुआत जो मिड डे मील की 15 अगस्त 1995 को होती है, 15 अगस्त 1995 की होती है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से जुड़ें और पढ़ने के लिए आएँ। शिक्षा मंत्रालय इसकी शुरुआत करता है जी। मध्याह्न भोजन होता है जो मतलब मिड डे मील, जो दोपहर में खाना बनाया जाता है, परोसा जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है। तो इसकी आवृत्ति दैनिक होनी चाहिए, ताकि बच्चों की खाने की गुणवत्ता पता चले कि कैसे गुणवत्तादार खाना खाते हैं, कि टीचर सारा का सारा खा लेते हैं। तो ये दैनिक होनी चाहिए जी। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहते हैं। ठीक, ये क्या है? यह जो होती है यह है पंचायत समिति होती है तहसील के रूप में। इसको मान लीजिए तहसील के रूप में, से गाँवों के रूप में, और ऐसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। क्या? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है, जिसे पंचायत समिति कहते हैं। ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत निचले स्तर की होती है जी। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2015 के एग्जाम हुआ था जो लेखपाल का, उसमें ज़रूर आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कम से कम 10 लाख जनसंख्या वाले में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। कितने? कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए जी। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? जो हमारी कुटीर ज्योति योजना है, तो देखिए कुटीर ज्योति योजना है, ये सबसे पहले अप्रैल 1988 से 89 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जो, उनमें गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। क्या? विद्युत कनेक्शन प्रदान करना था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या सत्य है? इन विकल्पों में से आप लोगों को ये बताना है। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है, जो कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करती है, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर और ये मतलब त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश करती है। तो 3 स्तर किसमें बताए गए थे? जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर, त्रिस्तरीय। तो मतलब यही पहला हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। अशोक जो मेहता थे उन्होंने 2 स्तरीय। अब हमारा 87वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो देखिए जो हमारे पंचायती राज संस्था है, इसकी ये हमारे 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक, 11वीं जो अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 29 विषय शामिल हैं। 243 जी के तहत 29 विषय शामिल किए गए हैं जी। पंचायती राज एक व्यवस्था है, जो पंचायती राज है वो एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है हमें ये बताना है। तो देखिए पंचायती राज है जो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। ये क्या बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की जो सिफारिश की थी तब ये सब कहा था जी। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां न्याय पंचायत के पास कैद की सज़ा देने की शक्ति है और किसी राज्य में नहीं है। न्याय पंचायतें अदालती पंचायतें होती हैं वहाँ पर, और इसकी स्थापना जो इस उद्देश्य की गई थी कि ग्रामीण लोगों को तीव्र एवं कम खर्चीला न्याय देने का, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जल्दी और कम रुपये का न्याय, कम मान लो खर्चा हो ग्रामीण लोगों का और जल्दी जल्दी न्याय मिल जाए। तो ये क्या बिहार में ऐसा हो रहा है अभी भी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। किसके? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, क्योंकि इसको भी जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे बिना मताधिकार के सभी मंत्रियों के आमंत्रित किया जाता है। फिर भी उसे क्या आमंत्रित किया जाता है। योजना आयोग को अब क्या 2015 से नीति आयोग कहा जाने लगा है। ये तो सब लोगों को मालूम ही होगा जी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया उसका। चलते हैं 91वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो देखिए जो हमारे भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी, और चतुर्थ योजना थी 1 अप्रैल 1966 को प्रारंभ होनी चाहिए थी। लेकिन क्या होती है, किसी कारणवश कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें असफलता हासिल लगती है, और जून 1966 में भारत सरकार द्वारा क्या है, रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, रुपया नीचे गिर जाता है और वहाँ पे आपातकाल लग जाता है, जिससे 1966 से 69 के बीच अवकाश घोषित कर दिया जाता है, जिसे अवकाश योजना अवकाश कहते हैं, प्लान हॉलीडेज कहते हैं जी। इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पे आपातकाल आ जाता है, अवमूल्यन रुपया गिरने लगता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी बिल्कुल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम लोग आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है जी। अभी चलते हैं जी, 1 सेकेंड रुकिए, कहाँ गया भाई, आ जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें हमें कृषि का योगदान बताना है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटता जा रहा है। क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी।
नेफेड किससे संबंधित है? जो हमारा नेफेड है वो किससे संबंधित है? तो नेफेड हमारे इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड है। ये क्या कृषि से संबंधित है? कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है जी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। ये हमारे नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या है? ये वो हैं, मान लीजिए हमारे हरित क्रांति के जनक हैं और ये भारत के लेवल में हरित क्रांति के जनक हैं जी। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है जी। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये देखिए, ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है, 1 से लेके कक्षा 8वीं तक के लिए। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी की हुई थी। इसमें क्या होता है? गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना, ये दोनों इसके क्या है? कार्य थे जी, ताकि कोई गाँव सड़क के बिना ना छूटने पाए। सड़क होनी चाहिए हर गांव में। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। 1944 की जो गांधीवादी योजना थी इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, जो ये था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने इसको क्या है? प्रतिपादित किया था। क्योंकि देखिए, गांधीवादी जो योजना है श्रीमन अग्रवाल नारायण जी ने 1944 में, और बॉम्बे प्लान है 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा 1944 ईस्वी में, और पीपुल्स प्लान है एम.एन. राय ने 1945 में। पीपुल्स प्लान 1945 में। और हमारा एक होता है सर्वोदय योजना, ये जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना 1950 में है क्या? ये वो करते हैं, लाते हैं जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? जो समाजवादी पेंशन योजना है इसे किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? तो सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय गरीब परिवार, उपजाति। तो ये क्या, सभी लोग लाभान्वित इससे होंगे जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसमें से कौन सा? हमारा गंगा एक्सप्रेसवे केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, क्योंकि जो गंगा एक्सप्रेसवे इसका जो शुरुआत है 15 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार ने की हुई थी। तो ये क्या हमारा गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की योजना नहीं, और जो सभी क्या केंद्र सरकार की योजना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम साथियों। आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम।